नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि देवरिया जिले के गौरी बाजार में 2 लड़कियों पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 2 लड़कियों पर यह एसिड अटैक हुआ है, जिसके बाद उनको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि दोनों लड़कियां निजी अस्पताल में काम करती थी, जहां काम के लिए वो लगभग 10 बजे निकली थी। इस दौरान उन पर अज्ञात युवकों ने एसिड अटैक कर दिया, जिससे दोनों लड़कियां बुरी तरीके से झुलस गई। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देवरिया जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें 2 युवतियों पर, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का ये प्रकरण सामने आया है। पुलिस ने तुरंत सूचना मिलते ही घायल युवतियों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि उनकी स्थिति ठीक है, कोई रिस्क की बात नहीं है। जिन भी लोगों ने ये घटना की, उनके बारे में हम लोग के पास डेफिनेट लीड्स है। 3 टीमें हमने इसमें गिरफ्तारी के लिए बनाई हुई हैं और जल्दी ही इन बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली जाएगी। तो 2 लड़कियों पर एसिड अटैक है। 2 अज्ञात युवकों ने घटना को अंजाम दिया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देवरिया से, जहां पर 2 लड़कियों पर एसिड अटैक किया गया। रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। 2 अज्ञात युवकों ने माफ करिएगा अटैक किया और अब जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल में दोनों लड़कियां काम करती थी और कुछ अज्ञात युवकों ने उन पर एसिड फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरीके से वो झुलस गई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच नेताओं के दल बदल का भी सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला बिजनौर का है, जहां के सांसद मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा देने के कुछ घंटे के भीतर ही राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी में शामिल हो गए। दिल्ली में मलूक नागर को जयंत चौधरी ने पार्टी में शामिल कराया। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में आरएलडी को बिजनौर और बागपत सीट मिली है। जयंत चौधरी ने बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया। तो आज ही बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए बात। जो भी लोग पिछड़ रहे हैं, जिस भी कारण से पिछड़ रहे हैं, राष्ट्र के नीतियों में, मुख्यधारा में, फोकस में उनको लाना चाहिए। और मैंने भी हाल में चिट्ठी लिखी है अपने सभी विधायकों को। मैंने ये कहा है कि 51%, क्योंकि 35% पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी कि अनुसूचित जात के जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, जो आबादियां हैं, वहां आप अपनी निधि को लगाएंगे। प्लस 16% मैंने और अब प्रस्तावित किया है। तो टोटल 51% जो रिसोर्सेज, एक विधायक के पास रिसोर्सेज जो उनके डायरेक्शन से लगाए जाते हैं, सीधा उनके सुझाव पे और उनके प्रस्ताव पे जो काम होते हैं, उनकी निधि से होते हैं। 51% वो अल्पसंख्यक के और अनुसूचित जात के लोगों के बीच वो अपनी निधि लगाएंगे। हमारी पहली पार्टी है जिसने अपने विधायकों को इस तरह से कहा है और ये हमारी सोच को दिखाता है, दर्शाता है। समाजवादी जी के पार्टी के मैनिफेस्टो को मैंने अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कल भी मैं मीटिंग्स में था, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा डॉक्टर महेश शर्मा जी के क्षेत्र में भटौना गांव में मीटिंग है, उसके बाद हेमा मालिनी जी के लिए प्रचार करूँगा। और दुनिया गोल है, 2009 में वो मेरे लिए प्रचार करने आई थी और अब मैं उनके लिए प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी तीनों मिलकर लड़ रहे थे। जब मैं एमपी बना, जयंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत जी ने
मेरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं में अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंग करी। यही कारण था कि पिछले 25 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे पूरे होर्डिंग पुते हुए पटे पड़े रहते थे और एमपी जीतने के बाद एक बार भी मेरा होर्डिंग किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पार्टियां अलग हो गई थी और मलूक नागर 3 पार्टियों से एमपी बना हुआ था। आरएलडी का उस पर फोटो ना हो या जो दूसरी पार्टी से जीता उसका फोटो ना हो तो मेरे होर्डिंग नहीं लगे थे। चाहे संसद रही हो, चाहे देश के राष्ट्रीय नेशनल चैनल रहे हो, हमेशा मैंने जब भी जरूरत पड़ी कुमारी बहन मायावती जी के साथ जैन जी की तारीफ की और जब जब भी जरूरत पड़ी देश की संसद में खड़े होकर पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबसे ऊपर उठ के देश के लिए क्या जरूरत थी, अगर देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थीं तो आराम से उन कमियों का उजागर करा, लड़े, जूझे, भिड़े, टकरे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर दिलचस्प चुनावी मुकाबला होने की उम्मीद है। इस सीट पर एक और जहां समाजवादी पार्टी की टिकट पर डिंपल यादव हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को घेरते हुए पूछा कि अखिलेश यादव बताएं कि 2012 से लेकर 2017 तक मैनपुरी के हालात क्या थे। देखिए, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, बाद में 12 से 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जो गुंडई हुई, अराजकता हुई, दंगे हुए, फिरौतियां हुई, चौथ वसूली हुई और जिस तरीके से जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि जो 12 के 17 के बीच में जो गलतियां हमारे द्वारा हुई हैं वो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे। ये अगर भरोसा दिलाने हो, इस पर भरोसा करें, तब जनता शायद विश्वास करने की सोचेगी। उससे पहले इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैनपुरी में लड़ाई बीजेपी के जयवीर सिंह और सपा की डिंपल यादव के बीच है। ऐसे में बीजेपी द्वारा कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ाने पर डिंपल यादव का बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने कहा कि सपा के लोग जमीन पर काम करते हैं, बीजेपी से किसी ने तो चुनाव लड़ाना ही था। अच्छा है जयवीर सिंह ही चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। नहीं तो अच्छा है कि बच्चे जाने कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि हमें दिखता है कि बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता राजनीति की बहुत ही अलग है कि जब तक आप ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक पॉलिटिक्स का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस बात को जानें कि आप कोई भी कार्य करें, आपको परिश्रम तो करना ही है। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद ये दूसरा मौका है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित हॉकी मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। उधर भाजपा ने प्रधानमंत्री की जनसभा की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। इससे पहले 2 अप्रैल को उन्होंने कुमाऊं मंडल के अंतर्गत रुद्रपुर में जनता को संबोधित किया था। मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार
फिर एक बार आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है। फिर एक बार हमारे यहां उत्तराखंड में, ये तो देवभूमि है, देवताओं का आह्वान करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आह्वान करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है, उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जनता से वोट मांगी। इस दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुनिए। ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में एक जनसभा थी और उसके बाद जनसभा के बाद तो भारी संख्या में आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे जो फिलहाल अपने घर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जोश पूरी तरह से इस रैली में देखने को मिला। कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। आप नरेंद्र मोदी को देखने आए थे? यस, विपक्षियों ने बोला था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। आज लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता, जनमानस, उत्तराखंड वासी सारे जब यहाँ पहुंचे, आज हम सर्व गर्व से कहते हैं कि मैं भी मोदी का परिवार, ये भी मोदी का परिवार, ये सारा पंडाल में बैठे हुए सब मोदी के परिवार। आप देख ही रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के संकल्प को लेके माननीय मोदी जी के साथ हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड से
5 की 5 सीटें माननीय मोदी जी को हम सब जन समर्थन से उनको समर्पित करेंगे। क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे समर्थन चाहिए जनता का, क्या जनता समर्थन देगी आपको? बिल्कुल देगी। उन्होंने उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ सोचा और सोच रहे हैं। अभी भी उन्हें कई योजना उन्होंने उत्तराखंड के लिए चलानी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में 5 सीटें हम लोग उत्तराखंड से मोदी सरकार के लिए करवा रहे हैं। और ये पूरा परिवार, आज विपक्ष भी देख ले कि कह रहे थे कि उसका कोई परिवार नहीं है, आज लाखों की संख्या में आज यहाँ लोग आए, सब मोदी जी का परिवार है और हम उनको यहाँ से 5 सीटें जीत कर भिजवाएंगे। क्या लगता है देश मजबूत हो रहा है? देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विकास की धारा में बहता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मोदी जी हर वर्ग का ध्यान कर रहे हैं, चाहे थल हो चाहे आकाश हो। इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना प्रयत्न कर रहे हैं और उसी प्रयत्न के लिए सभी जनता उनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। क्या लगता है जनता से अपील की गई है कि वोट दें, शक्ति दें, 400 पार का नारा है, क्या प्राप्त कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने वो काम कर डाले जो पिछली सरकारें कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से नहीं कर पाई। राम मंदिर बनाया, 370 को हटाया और मुस्लिम महिलाओं को उनका एक अधिकार दिया और बहुत सी सारी योजनाएं की हैं जो भारत के राष्ट्र के हर वर्ग के लिए जरूरी है। बाबूजी क्या कहना चाहिए, कहाँ से आए हैं आप? मैं यही ऋषिकेश से हूँ। ऋषिकेश से आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए, लेकिन क्या लगा कि जिस तरह से उन्होंने वचन दिया? मुझे तो ऐसा लगा कि बाहरी विकास तो ठीक है जो दिखने में आ रहा है, लेकिन घर घर दारू, घर घर मोदी, ये भी एक साथ चल रहा है। लग रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा, आप तो मीडिया के आदमी हैं। क्या लगता है कि विकास फिलहाल मोदी सरकार में हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे हाँ ना, बाहरी विकास तो है, विकास है। विकास विकास देखिए बिल्कुल आम जन को होना चाहिए उसमें। देखिए अब मोदी जी के बारे में आज पूरा मोदी जी 400 के पार होंगे, विकास के नाम पर वोट गिरेगा। देखिए बिल्कुल विकास के नाम पे जो वोट है वो गिरता हुआ नजर आएगा। कुछ बाबूजी का कहना है कि जरूर आंतरिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन जनता, सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार लगातार एक टर्म और मांगा है प्रधानमंत्री ने, और इसमें जो ट्रेलर है उसके बाद जो पिक्चर बाकी होगी वो देखनी होगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। इस दौरान 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और एक बार फिर मोदी सरकार को उत्तराखंड की महिलाएं अपना समर्थन देने जा रही हैं। पर थे और अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात की गई। लोकसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा में जो महिला आरक्षण है वो दिया गया मोदी सरकार में। और हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण दिया है, किस तरह की उपलब्धियां आप 10 सालों में देखते हैं? बहुत ही उपलब्धियां महिलाओं के प्रति दी गई है मोदी सरकार की तरफ से। हर आरक्षण महिलाओं के प्रति ही होता है और हम बहनें जो समूह के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं इसके लिए कि हमें उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। धन्यवाद। देखिए अगर बात की जाए मैडम, आज का मंजर क्या था, कितने लोग पहुंचे थे और कैसा लग रहा था कि मोदी 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 की लहर देखने को? इसकी मोदी जी के आने से जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे भीड़, इतना उत्साह है, मतलब हर इलाके से, हर गांव से, हर शहर से यहाँ पे 500 बंदे आए हैं। मुझे लगता है कि बसेस की संख्या भी 20-20 हज़ार तक रही है। आप देखिए मोदी जी ने 33% लेडीज के लिए किया है और इतना उत्साह देखा गया है औरतों के अंदर भी। और हम देखिए सब साड़ी में भी आ रहे हैं, सूट में भी आ रहे हैं, और मोदी जी ने अपनी तरफ से कमल की साड़ियाँ भी हमें गिफ्ट की गई है, पर थोड़ा लेट आई, हमें मिली जरूर है। धन्यवाद मोदी जी। अब की बार 400 पार। देखिए 400 पार का नारा पूरा कर पाएंगे? क्या लगता है, विपक्ष तो नहीं कह रहा है कि नहीं हो पाएगा? जी 400 पार अवश्य पूरा होगा। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो हमें महिलाओं को आरक्षण दिया है, और महिलाएं जो आज आगे निकली हैं तो सिर्फ मोदी जी के ही कारण हम लोग आगे निकले हैं। नहीं तो हम घर में झाड़ू पोछा और चूल्हा चौका से ही वो थे कि मतलब काम करते थे। बाकी आज हम आगे निकले हैं तो मोदी जी की ही देन है। और स्वयं सहायता समूह से भी हम लोग आगे निकले हैं, और समूह से हमें जो ऋण दिया गया है अपने काम करने के लिए, तो आज हम आत्मनिर्भर हैं। और हम लोग समूह से अनेक कार्य करते हैं, जिसमें हमारी डेयरी भी चलती है और मशरूम का भी है,
और उससे हमें काफ़ी आमदनी होती है और हम लोग अपने आत्मनिर्भर महिलाओं की बात बने हैं हम लोग समूह द्वारा। मोदी जी ने जो भी योजनाएं पुष्कर धामी जी के द्वारा हमें जो भी योजनाएं मिली हैं उस योजनाओं से हम आत्मनिर्भर बने हैं और आगे भी हमें यही आशा है कि हमें और आरक्षण मिलेगा। और हम सभी बहनों की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, समूह की बहनों की तरफ से भी और जितनी भी हमारी बहनें हैं सभी की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। क्या लगता है कि 5 सीटों पर बिल्कुल निसंदेह, कोई सोचने के इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी यहाँ पे आए थोड़ा बहुत किसी का, और ये तय है मोदी है तो मुमकिन है। वो आज सबने देख लिया होगा यहाँ पे कितनी भीड़ आई थी, कम से कम 2-2.5 लाख की संख्या में आए थे और कुछ तो ऐसे थे कि ये यहाँ पे पहुँच भी नहीं पाए हैं। तो जीत तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए बिल्कुल मोदी सरकार की बात जाए तो आत्मनिर्भर महिलाएं बनाई गई हैं और इसी के तहत जो महिलाओं का समर्थन है वो साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जोश साफ तौर पर आज नजर आया, समर्थन साफ तौर पर भाजपा सरकार की तरफ से दिखा। अब देखना होगा क्या 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो बटन है वो जनता दबाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर लोकसभा प्रत्याशी भीम निषाद का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भीम निषाद इसौली के सपा विधायक को नोटों की गड्डियां थमाते हुए नजर आ रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान इसौली के सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान को वो खुलेआम नोटों की गड्डियां थमाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है तो गढ़वाल से अनिल बलूनी भाजपा प्रत्याशी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं सुनवाते हैं आपको। रिक्वेस्ट किया क्या? मैं कह देता से बात छोड़ छोड़ दे मेरा हाथ, मैं कह देता से बात छोड़ छोड़ दे मेरा हाथ। तैने चिट्ठी की लैनी भेजी, तैने चिट्ठी की लैनी भेजी, तकता जड़ियां दे हाथ सुन सुन जा मेरी बात, तकता जड़ियां दे हाथ सुन सुन जा मेरी बात। बदनामी के डारा में भेजी, बदनामी के डारा में भेजी, तेरा गांव कुड़ा कौन चिट्ठी देणो तुरे भी बनो मावो के मादे, तेरा गांव कुड़ा कौन चिट्ठी देणो रोण दे दिन रात सुन बादों की बरसात, रोण रोण दे दिन रात सुन बादों की बरसात। बदनामी के डारा में भेजी, बदनामी के डारा में भेजी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुबिन भाई। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक उत्तराखंड के छोटे से गांव से निकले जुबिन नौटियाल आज पूरे बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं। आने वाले समय पर साथियों हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड का ऐसे ही परचम पूरी दुनिया में लहराए। अभी मैं सुन रहा था पीछे से कोई प्रसून जोशी जी की भी बात कर रहे थे। उत्तराखंड के बेटे आज पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं, पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। बहुत बहुत आभार जुबिन भाई यहाँ आने के लिए। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार। और जुबिन एक संदेश सबको देके जाएंगे जरूर। मेरा एक लौता संदेश है, हम किसके लिए वोट करेंगे? किसके लिए वोट करेंगे? विकास के लिए। जय श्री राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं।
चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू। बजाओ ढोल स्वागत में। थैंक यू आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह जी पधार गए हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए कैबिनेट धन सिंह रावत जी सर का। जुबिन भाई का श्रीनगर आगमन पे बहुत बहुत धन्यवाद, और अनिल जी का धन्यवाद, और सारे युवाओं का भी धन्यवाद। चलिए फिर जयकारा लगा दे, जय माता दी, जय माता दी, भारत माता की, भारत माता की। चलिए फिर भारत माता की जय श्री राम। इसके साथ साथ हम साउंड सिस्टम दीप साउंड का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीप साउंड का। इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस कर्मचारी ने बहुत मेहनत करी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, तो पुलिस कर्मियों का भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और सभी पेशेंटफुल ऑडियंस का भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तालियां वे नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होता है, तालियां वे बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जय श्री। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।